हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय और जानकारी से भरपूर वीडियो डालती रहूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी लेके आई हूं। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप हॉरर स्टोरी डालें, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सस्पेंस वाली हॉरर स्टोरी लेके आई। तो चलो हम अपनी भूतिया हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भूतिया हॉस्टल। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरकते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधा मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर, ए पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज साहब, यहाँ रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूँ? इंस्पेक्टर, चढ़ गई है तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उस आदमी और औरत से, माफ़ कीजिएगा, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे, वो कितना खुश भी था। अब यूँ यहाँ मुर्दा घर में क्या कर रहे हैं हम? मोहन प्रियंका से, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को बुलाया है बस। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। मोहन, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतार दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोला, होश में रहकर जवान खोलिए। मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊँ। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुआ है। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? इंचार्ज बोला, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई, पहले भी कई मौत हो चुकी है वहाँ, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर बोला, खन्ना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी में ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुँचा कर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। इंचार्ज बोला, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया, वो क्या कोई भी इस केस को सुलझा नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब इस सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए वो अगले दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? वो भी खन्ना जैसे लोग हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी।
रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित बोलता है, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता। रोहित, क्या दिन में कोई काम नहीं होता, क्यों? चौकीदार, अरे नहीं होता मतलब नहीं होता। क्या, क्यों, कैसे? ज़्यादा सवाल न करो बाबू, चले जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम कानून है। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई चहल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अभी भी उतना ही वीरान था जैसे वहाँ कोई रहता ही न हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, चौकीदार, कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर जाओ, एडमिशन नहीं लोगे? रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो न बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए उसे कुछ भी नॉर्मल नहीं दिखाई देता है। सबसे पहले तो रोहित ने ये देखकर तंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे की लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाइयाँ साफ साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई न कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कोई नहीं होता और रात में इतना हलचल होता है? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार साहब, ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी, और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था कि उस आदमी ने उंगली से दूसरे तरफ इशारा किया जहाँ रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुँच गया। पहले रूल बोर्ड को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। दूसरा ये भी कि भूलकर भी किसी के कमरे में न जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा ये कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकले। रोहित, ये कैसे रूल है? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहाँ कोई था ही नहीं, न ही दूर गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसा वहाँ कोई रहता ही न हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित भाई, मैं इस हॉस्टल में नया आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के कमरे के दरवाजे को आजमा लेता है, कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है कोई आग लगी हो। जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे में दरवाज़ा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाज़ा खोलो, अंदर आग लगी है, पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी आग की लपट उसकी ओर बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित शरीर पर लगी आग की लपेटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला।
और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी आग बुझ गई, पर अब वो पूरी तरह घायल हो गया था। दर्द से कहारते हुए उठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चौकीदार पर गई और वो उसकी तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज़ भी दी पर वो पीछे मुड़ा ही नहीं, बस भूत बने आग को देखता ही रहा। और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित चाचा, क्या हो रहा है यहाँ? और ये आग यहाँ कैसे लगी? और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? चौकीदार, मदद के लिए बहुत देर हो गया है बाबू, अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। रोहित, अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। चौकीदार, बाबू मुर्दों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। रोहित मतलब जानना है बाबू, तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार रोहित को गिरेबान से पकड़कर उसे कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है और फिर हर कमरे से लाशें किसी ज़ोंबी की तरह बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। पर रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित, क्यों कर रहे हो तुम ये मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसने तुम्हें कल मारा था। चौकीदार रोते हुए बोले, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता बताइए, जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था। विक्टोरिया हॉस्टल का काफ़ी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोल लिया, जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चित हो गए। उन्होंने सोचा वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये अगली सुबह पता ही चल जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन ने उसे कमरा नंबर 7 दे दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात में पहले हॉस्टल के सभी कमरे को बाहर से बंद करा और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलसकर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकला, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत, क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई वो तो बच निकला। इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नज़रों में वो ही उनका हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित का क्या हुआ होगा ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका धन्यवाद।